हेलो स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया था, जिसमें आज आप लोगों को डिटेल में इसी चीज को पढ़ना है। कल जो मैंने थोड़ा सा बताया था उसको मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस मतलब जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड के अंदर डालते हैं तो उस ऑब्जेक्ट में कुछ फोर्सेस लगते हैं। उन फोर्सेस को हम लोग हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस बोलते हैं। अभी आपको जो सीखना है वो इन्हीं हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस को डिटरमाइन करना सीखना है। ठीक, तो कुछ सरफेसेस पे सीखना है। देखिए, या तो प्लेन सरफेस होगा, जो ऑब्जेक्ट हम लोग किसी लिक्विड के अंदर डालते हैं वो या तो प्लेन सरफेस होगा या तो वो कर्व्ड सरफेस होगा। और अगर प्लेन सरफेस होगा, मान लीजिए ये आपका लेवल है, लिक्विड का लेवल है और यहाँ पर हमने प्लेन सरफेस कोई डाला, तो प्लेन सरफेस जैसे कि बुक, तो इसको डालने के 3 तरीके हो सकते हैं। एक ये तरीका, दूसरा दूसरा जो है वो ऑब्जेक्ट ऐसे डाला जाए। तीसरा ठीक, ये ऑब्जेक्ट ऐसे डाला जाए। अगर कोई प्लेन सरफेस है जैसे कि आपका बुक है, तो उस बुक को किसी भी लिक्विड के अंदर डालने के 3 तरीके हो सकते हैं। या तो हम इस तरह बुक को डालेंगे कि सामने से पेजेस दिखेंगे, ठीक है? जब सिर्फ पेजेस दिख रहे हैं तो मतलब ये ऐसे है हॉरिजॉन्टल, ठीक? या तो हम वर्टिकल डालेंगे तो हमें ऐसा सरफेस दिखेगा, या इसमें इस केस में भी ऐसे पेजेस दिख सकते हैं। लेकिन इस बात को ध्यान रखिए कि इसमें सारे जो लेवल है, हर एक पॉइंट का लेवल जो है वो सेम है, तो वो हॉरिजॉन्टल केस होता है। और अगर सभी पॉइंट का लेवल जो है वो डेप्थ के साथ-साथ बढ़ता जा रहा होता है, तो ये होता है वर्टिकल केस, ठीक? हॉरिजॉन्टल केस, वर्टिकल केस और थर्ड होता है इंक्लाइंड केस। इंक्लाइंड केस में हम लोग किसी एक एंगल पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक? इन तीनों के लिए लगने वाले प्रेशर का डेरिवेशन आपको सीखना है। इसके अलावा जैसे हम लोग ये मानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो उसके सीजी पर एक्ट करता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर एक्ट करता है। लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा होता है? अगर एक्चुअल में ऐसा होता तो उस पूरे ऑब्जेक्ट का जहां पर सीजी है, सिर्फ उसी जगह पर हम लोग वेट को उठाने वाली कोई चीज लगा देते तो बस पूरा ऑब्जेक्ट ही उठ जाता, बाकी सब जगह का वेट जीरो होता। नहीं, ये हमारा एक मतलब हम लोग किसी तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं चीजों को, तो ये हमारा एक एजम्पशन होता है कि पूरे ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो उसके सीजी पर एक्ट करता है। सेम इसी तरह हम लोग ये मानते हैं, किसी भी फोर्स को हम लोग ये मानते हैं कि वो एक पॉइंट पर एक्ट कर रहा होता है, ठीक है? तो अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड पे डालेंगे, उसके अंदर डालेंगे, तो उस ऑब्जेक्ट पर हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस लगेंगे। मेनली हम लोग इसको प्रेशर फोर्स बोलते हैं। तो वो प्रेशर फोर्स पूरे ऑब्जेक्ट पे लगेगा, लेकिन हम लोग ये मानेंगे कि वो जो प्रेशर फोर्स है वो भी अदर फोर्सेस की तरह किसी एक पॉइंट पे एक्ट करेगा। तो वो पॉइंट जिस पे हमारा प्रेशर एक्ट करता है, वाटर की वजह से जो प्रेशर फोर्स एक्ट कर रहा है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स, वो एक्ट करेगा जिस पॉइंट पर, उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। और इस सेंटर ऑफ प्रेशर को, मान लीजिए ये है सेंटर ऑफ प्रेशर है, मान लीजिए इस जगह पर प्रेशर एक्ट कर रहा है, तो इसको वाटर सरफेस से जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एच स्टार से, स्टार से। और इसी जगह जो ऑब्जेक्ट का वेट है, जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं सीजी, तो सीजी जो है, सीजी का यहाँ से जो वाटर सरफेस से जो हाइट होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एच बार से। ठीक, आपने क्या, 2 चीज़ें मैंने आपको बोली, एक तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे उसका खुद का वेट एक्ट करेगा, ये जो सीजी होगा उस सीजी को हम लोग वाटर सरफेस से एच बार डिस्टेंस, हाइट मतलब डेप्थ पर मानते हैं। और ये जो प्रेशर होता है, जो टोटल प्रेशर होता है, ये ये जो टोटल प्रेशर होता है ये हमारा एक्ट करता है एक पॉइंट पर, पी पॉइंट पर,
तो इस पी पॉइंट का जो डेप्थ है वो डेप्थ हमारा एच स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हॉरिजॉन्टल केस को देखें तो हॉरिजॉन्टल केस में एक ही प्लेन ही है, इस प्लेन पर सारे पॉइंट्स एक ही लेवल पर हैं, तो डेप्थ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एंड डेप्थ ऑफ सीजी एंड डेप्थ ऑफ मतलब सेंटर ऑफ प्रेशर दोनों तीनों सेम होंगे। इंक्लाइंट के केस में भी तीनों अलग अलग होंगे, इंक्लाइंट केस को हम लोग जब देखेंगे तब देखेंगे, ठीक। तो जो दो टाइप ऑफ सरफेसेस हो सकते हैं, फर्स्ट जो टाइप है वो है प्लेन सरफेस, उसमें 3 केसेस हैं जो आपके सामने बने हुए हैं, और सेकंड केस है कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस 2 केसेस हो सकते हैं। फर्स्ट केस क्या है कि ये कर्व्ड सरफेस के अंदर वाटर फिल है, अंदर वाटर फिल है, तो मान लीजिए यहाँ पे सब वाटर है, तो सीधी बात है इस वाटर की वजह से जो इस कर्व्ड सरफेस पे जो फोर्स लगेगा ना वो ऐसे लगेगा, ऐसे कुछ फोर्स लगेगा, ये एक केस है। दूसरा केस, अगर ऐसे वाटर लेवल है और उसमें हमने एक कर्व्ड सरफेस को ऐसे नीचे डाउनवर्ड डाला, तो क्या होगा, अब जब ये अंदर जाएगा तो जो वाटर का जो अप्लाई होगा फोर्स वो इस तरह से आउटवर्ड मतलब इनवर्ड साइड एक्ट करेगा, इसमें आउटवर्ड साइड एक्ट करेगा, ठीक है। तो टोटल 5 केसेस आपको सीखने हैं, प्लेन सरफेस पे 3 केसेस और कर्व्ड सरफेस पे 2 केसेस, ठीक। अब देखिए, अब हम लोग सबसे पहले हम लोग वर्टिकल का केस लेते हैं, वर्टिकल सरफेस। अच्छा, एक चीज और, ये जो हम लोग ऐसा डायग्राम बना देते हैं तो इस डायग्राम का मतलब होता है कि वाटर सरफेस है और इसके नीचे ऑब्जेक्ट है और ये पूरा ही वाटर सरफेस से घिरा हुआ है, ये पूरा ऑब्जेक्ट। हमने इनकी बाउंड्रीज नहीं बनाई है क्योंकि उन बाउंड्रीज का अभी कुछ यूज नहीं है, वो बना देंगे तो भी आपको कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, नहीं बनाएंगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसका डेरिवेशन देखते हैं। कुछ चीजें और कल डिस्कस हुई थी, जैसे कि जो हम लोग सीख रहे हैं वो हम लोग स्टैटिक्स सीख रहे हैं। स्टैटिक्स मतलब कि किसी भी तरीके का कोई वेलोसिटी नहीं है जो आप लिक्विड यूज कर रहे हैं उसमें, जो फ्लूइड यूज कर रहे हैं उसमें। तो जब कोई वेलोसिटी नहीं है तो मतलब वेलोसिटी है सभी लेयर्स का 0, तो रिलेटिव वेलोसिटी भी है सभी लेयर्स का 0। रिलेटिव वेलोसिटी 0 है तो डिफरेंस इन वेलोसिटी है 0, du अपॉन dy भी 0 होगा, मतलब रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन है 0, टाउ इक्वल टू म्यू इंटू du अपॉन dy, तो du अपॉन dy की वैल्यू है 0, मतलब टाउ इक्वल टू 0, मतलब शेयर स्ट्रेस इक्वल टू 0, शेयर स्ट्रेस इक्वल टू 0 मतलब शेयर फोर्स इक्वल टू 0। मतलब कि जो भी एनालिसिस अभी हम लोग कर रहे हैं उसमें हम लोग शेयर फोर्स को 0 मानेंगे। तो बचे कौन से फोर्सेस, सिर्फ आपके 2 फोर्सेस बचे, एक तो जो आपका ऑब्जेक्ट डाला गया है उसका सेल्फ वेट, ठीक, और दूसरा जो उस वाटर की वजह से प्रेशर लग रहा है उस पर वो, ठीक है। तो 2 ही फोर्सेस अभी हम लोग शो करेंगे। अब आप लोगों के दिमाग में तुरंत एक बात आनी चाहिए कि हमने तो 12th क्लास में बहुत सारे फोर्सेस पढ़े हैं, जैसे कि एक अपलिफ्ट फोर्स भी लगता है वाटर के अंदर जब डालते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, जिसे हम लोग बायंसी फोर्स बोलते हैं। तो हाँ, ये सब कुछ लगता है, लेकिन चूंकि अभी उसका एनालिसिस हमने किया नहीं है इसलिए हम लोग ये जो ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स बोला गया इसमें वो चीज इनबिल्ट है, ठीक है। क्यों कि बचेगा ही वेट उसका उतना ही जितना अपलिफ्ट से माइनस करने के बाद बचेगा, वो ही वेट बचेगा। क्योंकि अभी हम लोग अपलिफ्ट का एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, मतलब बायंसी फोर्स का एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, इसलिए अभी जो है वो केसेस कंसीडर नहीं होंगे, ठीक है। जैसे ही हम लोग वो भी क्या है प्रॉपर्टी सीखेंगे तो हम लोग अब फर्दर उनको भी एनालाइज करेंगे, ठीक है। टोटल प्रेशर, जो मैंने जो बोला कि जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड के अंदर हम लोग डालते हैं तो उसमें एक फोर्स एक्ट करता है, ठीक है, उसे ही हम लोग हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स या टोटल प्रेशर फोर्स ये सब कुछ बोलते हैं। और वो प्रेशर फोर्स एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक्ट करता है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। इस सेंटर ऑफ प्रेशर की वाटर सरफेस से जो डेप्थ होती है उसको हम लोग एच स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। एक और चीज, टोटल प्रेशर फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर होता है, ये आप लोगों को पहले से ही पता है। अगर सिर्फ इंटेंसिटी की बात की जाए तो इंटेंसिटी में कोई डायरेक्शन हम लोग को लेने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर बात आती है कि हमारा मतलब किसी भी मतलब जब फोर्स की बात आती है तो उसमें हमें डायरेक्शन लेना पड़ता है और वो डायरेक्शन होता है सरफेस के परपेंडिकुलर।
अब हमें फर्स्ट केस देखना है। टोटल 5 केस हमें सीखने हैं, जिसमें से फर्स्ट केस देखते हैं, वर्टिकल प्लेन सरफेस सबमर्ज्ड इन लिक्विड। वर्टिकल प्लेन सरफेस सबमर्ज्ड इन लिक्विड। अब जरा इसको देखते हैं, आराम से देखते हैं। यहाँ पे हमने कोई भी ऑब्जेक्ट, एक आर्बिट्रेरी शेप लिया हुआ है, कोई भी शेप है, रैंडम शेप है। अब इस शेप को हमने वर्टिकली डाला हुआ है, ये हम लोग मान रहे हैं कि ये वर्टिकली डाला हुआ है। वर्टिकली डालने में जो जो आपको डिफरेंस समझ में आएगा, तो वो जरा एक बुक उठाइए, उस बुक में एक बुक उठाइए जिसपे जो है जो जो इसमें 3 डायमेंशंस आपको दिखेंगी, क्योंकि वो 3D व्यू है आप जो देख रहे हैं। जब 3D व्यू आप देख रहे हैं, तब एक डिस्टेंस होगी जो उसकी लेंथ होती है। लेंथ मतलब जिधर से बुक पेजेस जो है वो जुड़े होते हैं, उसको आप L बता दीजिए। जैसे हम लोग कुछ ऐसा करें, इसका आपको थोड़ा सा इसको इमेजिन करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए मान लीजिए कोई एक बुक ले लिया हमने, सपोज 3D व्यू देख रहे हैं हम लोग, ये बुक है, ये सामने से देखने में जिसमें ऐसे हम लोग लिखते हैं वो ये ऐसे है, इधर साइड से ये पिन होती है, पेजेस जो है वो इधर से जुड़े हुए होते हैं। तो मान लीजिए कि ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम बोल रहे हैं, ये डिस्टेंस है स्मॉल d, डेप्थ। ठीक, मान लीजिए ये डिस्टेंस है स्मॉल d, और ये जो इसकी विड्थ है इसको हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं स्मॉल b से। अब इसमें थिकनेस भी होती है, जब थिकनेस भी होती है तो ये वो जैसे पेजेस जो दिख रहे हैं आपको, ठीक है, ये है, ये पीछे साइड पेजेस दिख रहे हैं। तो मान लेते हैं कि ये थिकनेस जो है वो आपकी कुछ भी ले लीजिए, सपोज हम मान लेते हैं कि ई है। मान लीजिए जो पीछे साइड जो थिकनेस दिख रही है वो ई है। ठीक, अब इस ई का हम लोग कोई यूज अभी नहीं कर रहे हैं, तो हम ये वाली जो डायमेंशन है इसको हम लोग मान रहे हैं कि ये यूनिट है, 1 यूनिट है। कोई भी यूनिट हो सकता है, अगर आप मीटर में ले रहे हैं तो इसको 1 लेंगे। ठीक है, तो ये यूनिट 1 है। तो सिर्फ 2 डायमेंशंस की बात चलेगी, सिर्फ डी और बी। अब अगर आपने इसको इस शेप में डाला जिस शेप में ये दिख रहा है, तो ये शेप हो जाता है आपका वर्टिकल का केस, वर्टिकली डाला है। अब अगर इसी ऑब्जेक्ट को आप कुछ ऐसे डालें कि ये जो डी डेप्थ दिख रहा है, ये डी डेप्थ जो है अब ऐसे ना दिखकर कैसे दिखने लगे, ये दिखने लगे। जो ये डी दिख रहा है, डी जो डायमेंशन आपको दिख रहा है, वही डायमेंशन अब यहाँ पर ये होगा, ये डी डायमेंशन होगा। ये जो बी है, बी, ये बी आपको नहीं दिखेगा सामने से, और ये जो दिख रहा है ये है ई, स्मॉल ई दिखने लगा आपको, और ये है यूनिट। ठीक है, तो ये केस होता है हॉरिजॉन्टल का केस। तो अभी जो आप लोगों को देखना है वो है ये वर्टिकल का केस आप लोग देख रहे हैं। ठीक, तो अब हम लोग जरा लौटते हैं अपने केस में वापस। अब ये जो शेप हमने लिया हुआ है, ये कोई भी रैंडम शेप है, ये कुछ भी हो सकता है, सर्कल हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, ट्रेपेजॉइडल हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, कोई भी केस हो सकता है। ठीक, तो अभी इसलिए हम लोग एक जनरल केस ले रहे हैं, कोई भी रैंडम केस ले रहे हैं। अब हमने क्या किया, इस रैंडम केस, ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हमने किसी एक लिक्विड के अंदर डाला। ये आपका लिक्विड का फ्री सरफेस है। अब हम इस ऑब्जेक्ट में हमने एक स्ट्रिप ले लिया, एक स्ट्रिप ले लिया। इस स्ट्रिप का जो थिकनेस है, ये जो थिकनेस जो दिख रही है, ये हमने स्मॉल बी मानी, और इसका ये जो डेप्थ दिख रहा है, ये क्या है, ये डीएच माना, जो कि बहुत थोड़ा सा है, इसको हमने डीएच माना। और ये जो स्ट्रिप हमने ली है, ये स्ट्रिप वाटर सरफेस से स्मॉल एच डेप्थ पर है। अब इस पूरे ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, मान लीजिए वो यहाँ पर है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाटर सरफेस से जो डिस्टेंस जिस अल्फाबेट से हम रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है h बार। मान लीजिए
इस ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो है यहाँ पर P से रिप्रेजेंट करते हैं इस पॉइंट को, और इसका जो हाइट होता है उसका वाटर सरफेस से जो इसका डेप्थ होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं H स्टार से। ठीक, अब एक चीज और यहाँ पर दिमाग में आनी चाहिए कि मैंने G को ऊपर रखा और P को नीचे रखा, मैंने इसको उल्टा क्यों नहीं किया, मैंने P को ऊपर क्यों नहीं किया, G को नीचे क्यों नहीं किया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अभी होल्ड रखिए, जब फॉर्मूला डिराइव होगा तब आपको इसका आंसर अपने आप मिल जाएगा। ठीक, तो देखिए H क्या है, इस स्मॉल स्ट्रिप का डेप्थ है, H जो है वो यहां से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक वैरी होने का कैपेसिटी रखता है। इस पूरे ऑब्जेक्ट का इस सीजी का इस स्ट्रिप का नहीं बोला जा रहा है, इस पूरे ऑब्जेक्ट का जो सीजी है वो H बार डिस्टेंस पर है, इस पूरे ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो H स्टार डेप्थ पर है। आपको इस P पॉइंट पर लगने वाले प्रेशर की टोटल प्रेशर की वैल्यू अभी निकालनी है, जो हम डेरिवेशन कर रहे हैं वो इसके लिए है। ठीक, तो अब हम सबसे पहले करते क्या है, इस स्ट्रिप पे लगने वाला फोर्स निकालते हैं। तो इस स्ट्रिप पे लगने वाला जो फोर्स हम लोग निकालेंगे वो फोर्स क्या होगा, उस पे लगने वाले प्रेशर की इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया के बराबर होगा। ठीक है, ये जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ये सब जो मैंने आपको बताया यही सब का डिस्क्रिप्शन था। मान लीजिए ये जो टोटल जो ऑब्जेक्ट यूज है उस ऑब्जेक्ट का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कैपिटल ए है। एच बार मैंने आपको बताया ही कि जो सीजी है उसका वाटर जो फ्री सरफेस है, कोई भी लिक्विड यूज हो सकता है, मैं हमेशा वाटर बोल देती हूँ लेकिन कोई भी लिक्विड हो सकता है, इसमें किसी भी लिक्विड से जो डेप्थ है वो एच बार होगा। सीजी जो है, सीजी का जो लोकेशन है उसको हम लोग जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेंटर ऑफ प्रेशर का जो लोकेशन है उसको हम लोग कैपिटल पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एच बार जो है वो आपका जो सेंटर ऑफ प्रेशर है उसका वाटर सरफेस से डेप्थ है। आपको एच बार की भी वैल्यू डिटरमाइन करनी है, इसके अलावा आपको जो टोटल प्रेशर है उसका वैल्यू डिटरमाइन करना है। अभी हम लोग टोटल प्रेशर का वैल्यू जो है वो डिटरमाइन करेंगे। टोटल प्रेशर के लिए सिंपल आपको करना क्या है, ये जो स्ट्रिप हमने ली थी उस स्ट्रिप पे लगने वाला टोटल प्रेशर आपको निकालना है। फिर आप उस स्ट्रिप को ऊपर से लेकर नीचे तक ऑब्जेक्ट के लिए डेराइव मतलब उसका हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हमें टोटल फोर्स जो उस ऑब्जेक्ट पूरे ऑब्जेक्ट पे लगेगा ये हमें मिल जाएगा। ठीक, तो अब उस स्ट्रिप पे लगने वाला जो टोटल प्रेशर फोर्स होगा, अगर हम उसको DF से रिप्रेजेंट करते हैं तो फोर्स इक्वल टू होता है प्रेशर की इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया तो उस ऑब्जेक्ट का जो आपने स्ट्रिप लिया हुआ है उसकी थिकनेस थी B और डेप्थ थी DH, तो वो तो DA की तो वैल्यू हमें पता चल गई। ये देखिए ये सामने लिखा भी हुआ है, जो एरिया जो स्ट्रिप का जो एरिया है उसका थिकनेस था B और उसका डेप्थ था DH, तो B इंटू DH उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। अब इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे लगने वाला जो प्रेशर का जो इंटेंसिटी है वो आपको फॉर्मूला ध्यान होगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन से P इक्वल टू रो जी एच। अब H जो है, H यहाँ पर हमने H को H से ही इंडिकेट किया है, मतलब उस स्ट्रिप का डेप्थ वाटर सरफेस से कितनी डेप्थ पर है, तो H डेप्थ पर है, तो P इक्वल टू रो जी एच ही होगा। अब अगर हम इस प्रेशर की इंटेंसिटी और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें उस स्ट्रिप पे लगने वाला टोटल प्रेशर मिल जाएगा, जो कि क्या होगा, DF से रिप्रेजेंट करेंगे, P इंटू DA, P इक्वल टू रो जी एच मल्टीप्लाइड बाई DA। अब अगर हमें इस स्ट्रिप पे लगने वाला प्रेशर पता है और हम टोटल ऑब्जेक्ट पर लगने वाला प्रेशर फोर्स निकालना चाहते हैं, तो बस हमें इसे क्या करना होता है, इंटीग्रेट कर देना होगा। इंटीग्रेट कर दिया हमने टोटल डेप्थ के लिए, ठीक है, तो रो जी एच इंटू DA, जिसमें से देखिए रो क्या वाटर मतलब जो लिक्विड जो यूज किया जा रहा है वो लिक्विड ऊपर से नीचे तक ऑब्जेक्ट के शुरू होने से लेकर ऑब्जेक्ट खत्म होने तक सेम लिक्विड यूज है, तो डेंसिटी सेम होगी, तो रो जी की वैल्यू सेम होती ही है। इंटीग्रेशन H जो है वो चेंज होगा, H सेम नहीं है, ऊपर से लेके नीचे तक वेरी करेगा तो H की वैल्यू वेरी करेगी, तो H का वैल्यू सेम नहीं है, वो अंदर ही रहेगा।
और DA, चूंकि DA में B इंटू DH है और DH जो है वो चेंज हो रहा है और इसलिए हमें क्या करना होता है, DA भी हम बाहर नहीं ले जा सकते हैं, ठीक। तो H इंटू DA, अब देखिए H इंटू DA के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसको ध्यान रखेंगे कि ये इक्वेशन नंबर 1 है, F इक्वल टू टोटल प्रेशर फोर्स इक्वल टू रो इंटू जी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ H इंटू DA। अब सिर्फ इस H इंटू DA के बारे में बात करते हैं। तो अगर देखो तो ये H इंटू DA है क्या, एक कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट लीजिए, उसमें एक स्ट्रिप लिया, उस स्ट्रिप का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आया वो DA आया और उस स्ट्रिप का जो डेप्थ है अपर सरफेस से, कोई एक एक्सिस ले ली, उस एक्सिस से जो डेप्थ है वो क्या है, H है। अब अगर हम इसी तरीके की स्ट्रिप से उस पूरे ऑब्जेक्ट को मिलकर बना हुआ माने और क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब DA1 और उसका डेप्थ H1 ऐसे ले, तो अगर हम ये करें DA1 इंटू H1 प्लस DA2 इंटू H2 प्लस DA3 इंटू H3, इस तरह करें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, सीजी का आपने रूल सीखा होगा ना, जब हम लोग कंपोजिट के लिए जब हम लोग सीजी निकालना चाहते हैं तो कुछ यही वैल्यूज यूज करते हैं। तो ये इनका समेशन इक्वल टू होगा उस ऑब्जेक्ट का टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाई उसका उस पूरे ऑब्जेक्ट का जो सीजी जहां पर लग रहा है उसके बराबर हो जाएगा। मतलब कि ये जो इंटीग्रेशन ऑफ HDA है ये किसके बराबर होगा, A इंटू एच बार के बराबर होगा, जहां पर A क्या है, उस टोटल ऑब्जेक्ट का क्रॉस सेक्शनल एरिया है और H बार जो है उस ऑब्जेक्ट का जो CG है वो कहां पर है, उसके बराबर है, ठीक। तो ये वैल्यू जो है इंटीग्रेशन ऑफ HDA इक्वल टू A इंटू एच बार के बराबर हो जाएगी। ये वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, F इक्वल टू रो जी A एच बार, ये मिल जाएगा, ठीक है। यही हमारा रिक्वायर्ड अभी के लिए, यही हमारा रिक्वायर्ड आपका इक्वेशन है। किसी भी जगह पर अगर हमें प्रेशर निकालना है, टोटल प्रेशर निकालना है, तो हमें क्या चाहिए, डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड चाहिए, जी का वैल्यू चाहिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया चाहिए और इसके अलावा हमें उस ऑब्जेक्ट का सीजी का डेप्थ चाहिए वाटर सरफेस से। अब हमें सेंटर ऑफ प्रेशर यानी एच बार के लिए डेरिवेशन देखना है, ठीक है। ये जो फोर्स हमने निकाला, ये फोर्स कहां पर एक्ट कर रहा है, हमें ये जानना है, ठीक। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स उससे पहले हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इस प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स का हम लोग यूज करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट कहता क्या है कि द मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ द कंपोनेंट अबाउट द सेम एक्सिस। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ये कहता है कि कोई एक फोर्स है, ठीक है, एक फोर्स है कई स्ट्रिप में, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट लिया आपने, उस ऑब्जेक्ट को कई स्ट्रिप से बना हुआ मान लिया और हर एक स्ट्रिप पे लगने वाला फोर्स जो है वो F1 F2 F3 इस तरह मान लिया हमने। तो ये जो F1 है, F1 F2 एक कुछ दूरी पर एक एक्सिस ले लीजिए, उस एक्सिस मतलब F1 मल्टीप्लाइड बाई उस एक्सिस से डिस्टेंस, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। मान लीजिए यही ले लीजिए, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, स्ट्रिप से बना हुआ माना, इसमें हमने कई स्ट्रिप मान ली। जो काम हम एक के लिए बोलेंगे वही काम सभी पे जो है वैलिड हो जाएगा। मान लीजिए ये हमारा एक्सिस है जिसके लिए हम बात कर रहे हैं। अब हमने मान लीजिए हमने एक ये वाला स्ट्रिप लिया, इस स्ट्रिप पे जो लगने वाला जो फोर्स है मान लीजिए वो है F1 है, वो फोर्स जो है मान लीजिए है F1 है, ठीक है। और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, H1 है। इसी तरह इस स्ट्रिप पे लगने वाला जो फोर्स है वो मान लीजिए F2 है और यहाँ से लेकर ये जो डिस्टेंस है वो है H2 है। सेम इस तरह ये F3 इस पे लगेगा, H3 हाइट पे। तो हम लोग ये बोलें कि F1 मल्टीप्लाइड बाई H1 प्लस F2 मल्टीप्लाइड बाई H2 प्लस F3 मल्टीप्लाइड बाई H3, ये किसके बराबर होगा, ये इक्वल टू होगा ये जो F1 F2 F3 लगा है इनके समेशन के बराबर, इनके रिजल्टेंट फोर्स के बराबर। मान लीजिए वो फोर्स है F, तो F मल्टीप्लाइड बाई वो फोर्स कहां पर लग रहा है, तो इस पूरे ऑब्जेक्ट पर लगने वाला जो फोर्स है वो क्या है, वो है टोटल F।
जो हम बोल रहे हैं, ठीक है। ये टोटल एफ कहाँ पर एक्ट कर रहा है, ये टोटल एफ एक्ट कर रहा है एच स्टार डिस्टेंस पर, उस एक्सिस से एच स्टार हाइट पर, डेप्थ पर है, ये मैंने शुरुआत में बोला, ठीक है। तो टोटल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई एच स्टार इक्वल टू F1H1 प्लस F2H2 प्लस F3H3, ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स है, ठीक। तो यही बिल्कुल एक यही चीज जो है वो यूज होगी। अब देखिए, एक स्ट्रिप पे लगने वाला जो फोर्स है उसको हमारे जो एनालिसिस जो हमने अभी यूज किया उसको उसको हमने रिप्रेजेंट किया डीएफ से, डीएफ मल्टीप्लाइड बाई एच, एच उसका हाइट है, उस स्ट्रिप का हाइट है, ठीक। अब इस डीएफ को हमने क्या किया, डीएफ को हमने वैल्यूज रख दी डीएफ की, तो वो क्या थी, रो जी डी ए इंटू एच, रो जी एच इंटू डी ए था ना डीएफ का वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले, रो जी ए इंटू डी एच इंटू एच, तो रो जी एच स्क्वायर डी ए, ये हमारा एक स्ट्रिप पे लगने वाला जो मोमेंट है, फोर्स की वजह से जो मोमेंट है एक स्ट्रिप पे, वो हमें मिल गया। अब अगर हम इसी मोमेंट को इंटीग्रेट कर दें तो मतलब पूरी स्ट्रिप के थ्रू लगने वाले फोर्सेस का मोमेंट आ गया। अब इसमें रो और जी कॉमन है, रो और जी बाहर हो गया, एच स्क्वायर डी ए, और ये जो पूरी वैल्यू है ये किसके बराबर है, ये एफ इंटू एच बार के बराबर है, ये हमारा जो रूल है वो हमने जाना, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। अब देखिए, अब सिर्फ इतने से को अलग करके देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एच स्क्वायर डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ एच स्क्वायर डी ए अभी अभी मैंने बताया था कि वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसके लिए जो हमारा जो एक्सिस यूज किया गया है वो एक्सिस हमारा फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है, क्योंकि ये देखिए ये जो एच यूज किया जा रहा है वो हम सारी डायमेंशंस कहाँ से ले रहे हैं, हम सारे डायमेंशंस ले रहे हैं आपका वाटर सरफेस से, ठीक है। तो वाटर सरफेस से, तो ये जो आई नॉट यूज हुआ वो आई नॉट क्या आया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सरफेस अबाउट द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक। और हमें जो फॉर्मूले सिखाए जाते हैं, आपको ध्यान होगा हम लोग जो फॉर्मूले सीखते हैं वो क्या सीखते हैं, सीजी के अबाउट, आई का वैल्यू हम लोग सीजी के अबाउट के फॉर्मूले सीखते हैं, ठीक है। तो अच्छा होगा अगर हम इस आई को सीजी के लिए कन्वर्ट कर सकें। तो देखिए, एक आपने और थ्योरम पढ़ी होगी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जिसमें किसी भी एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इक्वल टू होगा सीजी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस ए इंटू एच बार का स्क्वायर के, ठीक। एच बार क्या होता है, उस एक्सिस, उस जो सीजी है वो सीजी और जो आपका एक्सिस जो जिसके अबाउट आप आई की वैल्यू निकालना चाहते हैं उनके बीच का स्क्वायर, ए जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, ठीक। तो ये थ्योरम आप ऑलरेडी आप लोगों ने सोब में पढ़ा हुआ है, इसको हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहां तक सॉल्व हो गया, इसमें हम लोग वैल्यू को रख देंगे जरा, तो ये वैल्यू हो गई क्या, रो जी और आई नॉट, रो जी आई नॉट हो गया। अब ये जो रो जी आई नॉट है वो वैल्यू किसके बराबर हो गई, देखिए रो जी आई नॉट जो है वो किसके बराबर हो गई, एफ इंटू एच बार, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट से दोनों बराबर हो गए, तो एफ स्टार इक्वल टू आ गया रो जी आई नॉट डिवाइड बाई एफ, और एफ की वैल्यू अभी भी डेराइव हुई थी रो जी ए एच बार, रो जी से रो जी कैंसिल हो जाएगा, तो एच स्टार इक्वल टू आपको मिला आई नॉट डिवाइड बाई ए एच बार, ये भी फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसके अलावा आई नॉट को आप ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं आई जी प्लस ए एच बार का स्क्वायर से, तो वैल्यू हो जाएगा क्या, ये वैल्यू हमने रख दी, तो एच स्टार इक्वल टू हो गया आई जी प्लस ए एच बार का स्क्वायर अपॉन ए एच बार, अलग अलग कर दिया, तो एच स्टार इक्वल टू आई जी अपॉन ए एच बार प्लस एच बार, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब देखिए एच स्टार जो है वो एच बार से कुछ ज्यादा होगा, इसीलिए तो देखिए एच बार क्या है, सीजी का एक्ट करने का पॉइंट है, और ये एच स्टार क्या है, पी यानी फोर्स यानी सेंटर ऑफ प्रेशर, तो यानी सीधी बात है, देखो प्लस लगा हुआ है, इट मींस क्या है कि सेंटर ऑफ प्रेशर का जो मतलब डेप्थ है वो ज्यादा होगा आपका जो आपका सीजी है उससे, यानी पी जो है वो नीचे होगा आपका सीजी पॉइंट से,